शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, जो व्याख्या करी जाती है, और इससे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनमें जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली राजेश एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाले केस में एक सुनवाई करी थी। यहाँ पर जो 3 एक्यूड पर्सन थे जिनके ऊपर मर्डर और उससे रिलेटेड ऑफेंसेस के आरोप लगाए गए थे, इस केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने जोर दिया था कि हमें जो है एक कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, ऐसा सिस्टम लाने की ज़रूरत है। इसी के माध्यम से कोई भी जो अपराधी है टेक्निकली रूप से फ्री घूमते हुए नहीं पाया जाएगा। मतलब कि फ्री माइंड होकर के वो घूम रहा है, फिर रहा है, अपराधी घोषित हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है टेक्निकलिटी की। तो टेक्निकली इस चीज़ को हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जा रही टेक्निकली उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल कुछ इलीगलिटीज़ जो हुई थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, उसके ऊपर पॉइंट आउट किया था, फोकस किया था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कुछ धोखा हुआ है, आपने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। इसके साथ साथ में उन्होंने जोर दिया था जस्टिस मालिमत कमेटी ने जो कमेंट किया था, जो सजेशन दिया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार होना चाहिए, इस कमेटी के द्वारा बोला था। इसके साथ साथ में ऑब्जर्वेशन दिया गया था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपनी जो रिपोर्ट उसने प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट नंबर 239, इसका भी ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हम इंडियन एविडेंस एक्ट की 27 नंबर के सेक्शन धारा 27 की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि कोई भी फैक्ट को कब स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या है ना, आपको एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस। तो पार्टिकुलरली यहाँ जो उल्लेख किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति को कस्टडी में कब हम मानेंगे, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और उसके खिलाफ में हमारे पास में कुछ फैक्ट आए हैं, तो वो कस्टडी में कब माना जाएगा? इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। यदि कोई एक्यूज्ड है और उसने कोई अपराध किया है और इसको यदि हमने जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कस्टडी में डाल दिया गया है, तब की ये बात यहाँ पर बोली जाती है। सेकंड नंबर की बात यहाँ पर बताई जा रही, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या करी जा रही है कि आप कस्टडी में कब बोले जाएंगे, कि आप कस्टडी में हो कि कस्टडी के बाहर हो। तो कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पुलिस कस्टडी में हैं टिल ही वाज फॉर्मली अरेस्टेड। फॉर्मल तरीके से यदि आपने किसी को हथकड़ी लगाया है, जेल में डाला है, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो व्यक्ति कस्टडी में है। As he did not figure as an accused person in the first information report and was not accused of any offense till his arrest। तो जब तक आप उसका अरेस्ट नहीं करेंगे, और अरेस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज करी जाती है, लेकिन ये जो एजम्पशन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये करेक्ट हमको समझ में नहीं आती है कानून के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं मान सिंह 1959 वाला जो केस था, उसमें कहा था ये जो कस्टडी वर्ड है डज नॉट नेसेसरली मीन डिटेंशन और कन्फाइनमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिटेंशन करके रखे हैं, कारावास की सज़ा दे रहे हैं, तो उसको हम कस्टडी नहीं बोलेंगे।
कस्टडी की यहाँ पर अलग से व्याख्या करी जा रही है। Submission to custody by any action or word is also custody within meaning of this section। तो कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाना, कोई भी ऐसे शब्द का यूज़ किया जाना, ठीक है, वो भी कस्टडी ही माना जाता है, ठीक है, इस सेक्शन के हिसाब से यदि देखा जाए तो। आगे व्याख्या दी जाती है कस्टडी की। यदि आप किसी व्यक्ति के मूवमेंट को इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल कर ले रहे हैं, पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को कहीं घूमने फिरने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी कुल मिलाकर के पुलिस कस्टडी ही माना जाता है। छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 की बात करें, इसके साथ साथ में और भी जो अदर सिमिलर केसेस हैं, द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट एन एक्यूज इज इन पुलिस कस्टडी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन व्हेन ही इज अंडर सर्विलांस। और यही बात छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 में बोली जाती है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में कब माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, पुलिस कस्टडी में है, इसका मतलब ये है कि वो पुलिस के सर्विलांस में है एंड कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम कंपनी ऑफ द पुलिस, और वो पुलिस के हाथों से दूर नहीं भाग सकता है। ये भी कस्टडी के अंतर्गत व्याख्या करी जाती है। आगे एक और व्याख्या करी जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने को लेकर के। तो किसी भी व्यक्ति को अपराधी कब बोला जाएगा, तो इसकी एक सुनवाई हुई थी, स्टेटमेंट आया था एमडी दस्तागिरी वर्सेस स्टेट 1960 में इस चीज़ की सुनवाई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दे दिया है किसी पर्सन को लेकर के और वो अपराधी हो गया है, दैट it is enough if he is an accused person when it is sought to be proven in the court। जब तक कोर्ट इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर देगा तब तक उस व्यक्ति को हम अपराधी नहीं बोल सकते हैं। आगे बताया जाता है, यदि हम सेक्शन 104 की बात करें, सेक्शन 105 की बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें, इसके साथ साथ में यहाँ पर कोर्ट ने काफ़ी कुछ जोर दिया है कि आप जो है जो सेक्शन बनाए गए हैं इनका पालन करिए। रिलेटिंग टू प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस विटनेस ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। अब कहीं कहीं पर इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है तो इसके लिए इंडिपेंडेंस विटनेस की हमको ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेस। कहीं कोई बंद जगह है, उसका सर्चिंग करना है, उसको सीज करना है, तो इसके लिए हमारे पास में इंडिपेंडेंस विटनेस होना चाहिए। अब यहाँ जो डिस्कवरी का काम हो रहा है, सबूत खोजने का काम हो रहा है, तो इस प्रकार की जो डिस्कवरी है और जो सीजर ऑफ द बॉडी है ऑफ डिकीज्ड एंड हिज क्लोथ एंड वीपन ऑफ मर्डर। अब यहाँ पर ये लोग क्या क्या चीज़ खोजने का काम करते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति मरा है उसकी बॉडी, इसके बाद कपड़े लत्ते, और उस वीपन को भी खोजने की कोशिश करी जाती है जिसके माध्यम से हत्या की गई है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत। इसके माध्यम से किस प्रकार से हमारा जो ट्रांजिशन है, तो एक 82 किलोमीटर का फुल गाज़ियाबाद दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, और ये फंक्शनल हो जाएगा 2025 तक, ऐसा सरकार का कहना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ कर दिया है कंट्री का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, शॉर्टकट में इसको RRTS बोलते हैं। इसका नाम रखा गया है नमो भारत ट्रेन। क्या नाम रखे हैं? नमो भारत ट्रेन। ये इंडिया का फ्यूचर है, इस प्रकार से बोला जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक टिकट खरीदी थी एंड यहाँ पर उन्होंने सवारी करी थी स्कूल चिल्ड्रन के साथ में। डेट है 17 किलोमीटर में स्ट्रेच है ये, और जगह का नाम है साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो इन उत्तर प्रदेश। और वहीं यदि फुल लेंथ की बात करें तो ये रहेगा 82 किलोमीटर का, दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मेरठ कॉरिडोर। तो दिल्ली नमो भारत, वहीं यदि हम नमो भारत ट्रेन की बात करें, इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए न्यू जर्नी ऑफ इंडिया एंड इट्स न्यू रिजोल्यूशन। दिल्ली मेरठ स्ट्रेच की बात करें, ये तो जस्ट शुरुआत है एज द फर्स्ट फेज एंड विल सी मैनी एरियाज ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सारी चीज़ें इससे कनेक्ट होने वाली हैं आने वाले समय में। ठीक इसी प्रकार का जो सिस्टम है क्रिएट किया जाएगा भारत के अदर पार्ट में, ताकि कनेक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड कुछ एवेन्यू हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। नई जो ट्रेन सिस्टम चलाई जा रही है, इसके माध्यम से दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है 1 घंटे में तय हो जाएगी। आरआरटीएस की बात करें, एक न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है, और इसकी जो डिज़ाइन करी गई स्पीड रहेगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इट इज़ ए रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक प्रकार से देखा जाए तो क्षेत्रीय विकास प्रोग्राम के अंतर्गत इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसको डिज़ाइन किए हैं ताकि हम प्रोवाइड कर सकें हाई स्पीड ट्रेन फॉर इंटरसिटी कम्यूटिंग एवरी 15 मिनट। प्रत्येक 15 मिनट में आपको ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी एंड गोइंग अप टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी 5 मिनट्स व्हेन रिक्वायर्ड। डेवलपमेंट की बात करें, कितना पैसा यहाँ पर खर्चा किया गया है, तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा एंड द ट्रेन विल अलाउ ए कम्यूटर टू ट्रेवल बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ इन लेस देन एन आवर। जो कम्यूटर है, जो यात्री लोग हैं, वो मात्र 1 घंटा से भी कम टाइम में दिल्ली से मेरठ पहुँच पाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 8 आरआरटी कॉरिडोर बनाए गए हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन में 8 तो ऐसे आरआरटीज कॉरिडोर बनाए गए हैं। 3 आरआरटी कॉरिडोर को प्रायोरिटाइज दिया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द फर्स्ट फेज़। पहले फेज़ में हम 3 कॉरिडोर के ऊपर काम करने वाले हैं, जिनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली जो खबर यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से रिलेटेड है या फिर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से रिलेटेड है। नॉर्मली क्या होता है ना, सरकार चाहती है कि हम हमारे हिसाब का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में बैठाएं, और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो अपने तरीके से स्वतंत्र व्यक्ति को कोर्ट में बैठाए ताकि वो सरकार का पक्ष ना ले, किसी का भी पक्ष ना ले। इस चक्कर में एक बार में जब नाम भेजा जाता है सरकार के पास में कि आप इनको जो है अपॉइंट करिए, अब इसको पहली बार में राष्ट्रपति के द्वारा वापस भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को वापस भेज देंगे कि आप एक बार फिर से कंसिडर करिए, एक बार फिर से विचार करिए। दूसरी बार यदि सुप्रीम कोर्ट में नाम भेज दिया राष्ट्रपति को, तो मजबूरी में उसके ऊपर उसको साइन करना ही पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात आ जाती है डिले को लेकर के। राष्ट्रपति कितने टाइम तक उस प्रस्ताव को अपने पास में रखे रहेगा, ये कोई चीज़ फिक्स नहीं हो पाई है। और इसी के चलते चलते आप देखेंगे किसी वकील को जज बनाना था, किसी जज का प्रमोशन करना था, वो बेचारा रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसकी फाइल को अभी तक केंद्र सरकार ने दबा के रखी है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है गवर्नमेंट यदि डिले करती है, इससे जो जुडिशियल सीनियरिटी है ना, वो प्रभावित होती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जा रहा है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जिसके माध्यम से लोग अपने हाथों से मैला की सफाई करते हैं, टॉयलेट की सफाई करते हैं, गटर की सफाई करते हैं,
उसको रोकना है, ऐसा केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के दिन बोला है, क्लेम्स ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, डिग्निटी अमंग सिटीजन, सब व्यक्ति बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गंदा काम करने वाले लोग, साफ़ सफाई करने वाले लोग जो हैं उनसे भेदभाव किया जाए, उनको बोला जाए कि आप हाथ से ही काम करिए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हाथ से कोई काम ना किया जाए, मशीनों का यूज़ किया जाए और उसी से गटर वगैरह की सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो बेंच गठित करी गई थी, इसमें शामिल थे जस्टिस SR भट्ट। उन्होंने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, वो बंधे हुए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा करा था कंप्लीटली कि हम जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म कर देंगे थ्रू द स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एस मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहबिलाइजेशन एक्ट 2013। इसके लिए 2013 में एक कानून बनाया गया था और इसी के माध्यम से हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने की बात किए थे। इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो कंपनसेशन है, जैसे कोई व्यक्ति मैला की सफाई करते हुए, गटर की सफाई करते हुए उसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी प्रकार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है, तो उस समय में 30 लाख रुपया दिया जाएगा। पहले ये पैसा 10 लाख हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें हमारे नागरिकों के प्रति, नागरिकों की जो बिरादरी है उसके प्रति हम लोग कैसी सोच रखते हैं, कैसा हमारा आदर का भाव है।